जय भीम। नमस्कार। आप देख रहे हैं बहुजन नायक। बाबा साहब ने क्यों कहा कि विरोध के लिए विरोध करना मुझे मंजूर नहीं। बाबा साहब 25 अप्रैल 1948 को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अधिवेशन में उन्होंने भाषण दिया था, जिसका एक अखबार ने गलत अर्थ लगा करके उसने खबर छापी थी, जिसका बाबा साहब ने जवाब दिया था और वह जवाब 8 मई 1948 को जनता अखबार में छपा था। बाबा साहब कहते हैं कि मुझे खेद महसूस हुआ कि मेरे भाषण के अनुचित अर्थ निकालकर एक स्थानीय अखबार ने खबर छापी है तथा उसमें यह भी लिखा गया है कि मंत्रिमंडल के अपने सहयोगी के बारे में मैंने कुछ अनुचित कहा है। मेरा 25 अप्रैल का भाषण स्वतः स्फूर्त था। अपने भाषण के कुछ मुद्दे मैं यहाँ दे रहा हूँ। विभिन्न बिंदुओं को लेकर मेरे कुछ अनुयायियों द्वारा मुझ पर की गई टिप्पणियों के जवाब भी मैं दे रहा हूँ। पहला मुद्दा है कि कैबिनेट मिशन जाने के बाद मैंने चुप्पी क्यों साध ली, उसके पीछे कारण क्या थे। दूसरा मुद्दा है कि मैं कांग्रेस सरकार में क्यों शामिल हुआ। तीसरा मुद्दा है मैंने भविष्य में क्या करने की सोची है। पहले मुद्दे के जवाब में मैंने कहा कि कैबिनेट मिशन के सामने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने अलग चुनाव क्षेत्र की मांग की थी। दो कारणों से हमारी इस मांग को ठुकरा दिया गया। पहला, मुस्लिम और सिखों की तुलना में हमारी पार्टी कमज़ोर थी और दूसरा, हम में आपसी फूट भी थी। हमारे बीच कई धोखेबाज लोग भी थे। कैबिनेट मिशन के निर्णय से ये साबित यही हुआ कि दलितों का कोई अलग राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। साथ ही मुझे ऐसा भी लगा कि अगर राजनीतिक सुरक्षा नहीं है तो इसके माने यही हुआ कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पर आया यह सर्वनाश का समय है। मेरे सामने बहुत ही गहरा अंधेरा छाया था। तब से मैंने कोई मत नहीं रखा। मेरी चुप्पी की वजह यही थी। दूसरे मुद्दे के बारे में यही कहूँगा कि कांग्रेस का मैं विरोधी था और समीक्षक भी, लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध करना मुझे कभी भी मंजूर नहीं था। आपसी सहयोग से अपना लाभ होने वाला हो तो हमें आपसी सहयोग की भावना के साथ ही बर्ताव करना चाहिए। इसलिए मैं कांग्रेस सरकार में शामिल हुआ। संविधान ने हमें जो सुरक्षा दी है उसे इस आपसी सहयोग के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता था। मैंने जो कहा उसकी पुष्टि के लिए मैंने कुछ उदाहरण भी दिए। मंत्रिमंडल में शामिल होने की वजह बताते हुए मैंने ये दो कारण दिए हैं। पहला, मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए मुझे बिना किसी शर्त के आमंत्रित किया गया था और दूसरा कारण है कि बाहर रहकर करने के बजाय मंत्रिमंडल में शामिल होकर अस्पृश्यों के हितों की रक्षा करना ज़्यादा आसान होता है। भाषण में मैंने बताया कि दलितों को इस बारे में डर नहीं पालना चाहिए कि पूर्वाग्रहों के कारण उनके बारे में बुरे कानून बनाए जाएंगे। डर पालना ही है तो कानून के बुरे कार्यान्वयन के बारे में पाले। दलित वर्ग के लोग इस काम में शामिल नहीं हैं, इसलिए काम में गड़बड़ियां होती हैं। हमारे समाज के लोग सदियों से भोले भाले और ईमानदार होते हैं। इस काम में सवर्ण लोग ज़्यादा हैं, इसलिए सरकार को दलितों के बारे में सहानुभूति नहीं है। इन सभी बातों पर गौर करने के कारण ही मैंने सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया। अब तीसरा मुद्दा है, मैंने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने का कोई फायदा नहीं है। तीसरा पक्ष बनकर रहने में ज़्यादा सुरक्षा है। सरकार के तानाशाही रवैये पर उतर आने का डर होता है। हाल ही में कांग्रेस से सोशलिस्ट अलग हुए और अब कांग्रेस और सोशलिस्टियों का इस प्रकार दो पार्टियां बनी हैं। हमारे सामने नहीं है कि क्या हमें कांग्रेस में शामिल
होना चाहिए। असली सवाल है कि हमें कांग्रेस में शामिल होना चाहिए या सोशलिस्टों का साथ देना चाहिए। सोशलिस्टों की पार्टी अधिक बलवान होने की संभावना है, इसीलिए मैंने सलाह दी कि इन दोनों पार्टियों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए उससे लाभ लेने वाली सत्ता के रूप में हमें तीसरी पार्टी बनानी चाहिए। केवल अनुयायी बनकर किसी पार्टी में शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे मेल के सहारे बहुत हुआ तो हम अधिकार पाएंगे, लेकिन इससे सत्ता अथवा अधिकार हासिल कर ही लेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। इस संदर्भ में मैंने आगे कहा कि जनसंख्या के अनुपात के अनुसार संयुक्त प्रांत में नौकरियों में आपको 22% आरक्षण की जरूरत होते हुए भी केवल 10% का आरक्षण दिया गया है। इसलिए अभी हाल ही में अपने एक प्रस्तावक के जरिए मंत्रिमंडल के प्रति निषेध प्रकट किया गया। आप जो आरक्षित जगहें चाहते हैं वे आपको क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि संयुक्त प्रांत के विधिमंडल में जिस बहुमत की जरूरत होती है उसके लिए आप पर निर्भर नहीं है। इसलिए लेन देन की बातचीत के लिए मजबूत संगठन खड़ा करने के बाद ही आप सरकार से 22% की मांग कर सकते हैं। तब हमें इसके भरोसे ही चलना है, यही सोचकर आपकी मांग स्वीकारी जाएगी। उसके बाद मैं पिछड़ी जातियों और दलित वर्ग की एकता के बारे में बोला। इन दोनों को मिलाने से देश की जनता बहुसंख्यक बन जाती है। अगर वे मिल जाएं तो क्या वे इस देश पर राज नहीं कर सकेंगे? राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए उन्हें बस एकजुट होना है। वयस्क मतदान शुरू होने जा रहा है, इसलिए यह कठिन भी नहीं है। जनता धैर्यशाली इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि उसे लगता है कि कांग्रेस यहाँ हमेशा के लिए रहने वाली है। यह गलत सोच है। लोकप्रिय जनतंत्र में कोई भी सरकार हमेशा के लिए नहीं रहती है। जब कांग्रेस के कालाबाजारी का हमारे देश के लोगों को पता चलेगा तो अपने आप ही जनता द्वारा कांग्रेस को नकारा जाएगा। अन्य पिछड़े वर्ग, दलित पीड़ितों को राज करने का कभी अवसर मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ध्यान में रखें कि पंडित नेहरू और सरदार पटेल जैसे उच्च नेताओं द्वारा स्थापित की गई सरकार भी हमेशा के लिए टिकी नहीं रह सकती। आपको मेरे इस बयान से ध्यान में आ गया होगा कि मैंने कांग्रेस पर या मंत्रिमंडल में अपने सहयोगियों पर हमला किया, यह कहना कितना गलत है।